मोदी सरकार की पहली सालगिरह पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जारी की बुकलेट। सरकार की उपलब्धियों का किया बखान, कहा एक साल में बेदाग रही एनडीए सरकार। टू जी घोटाला मामले में आया नया मोड़। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बैजल की किताब में मनमोहन सिंह पर लगे आरोप। मामले में सहयोग करने के दिए थे निर्देश, मदद नहीं करने पर नुकसान झेलने की दी थी धमकी। राष्ट्रपति ने बोफोर्स को घोटाला मानने से किया इनकार, स्कैंडल को बताया मीडिया ट्रायल। प्रणब मुखर्जी ने कहा भारत की किसी भी अदालत ने बोफोर्स को नहीं माना घोटाला। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय आपातकालीन सत्र शुरू। उपराज्यपाल से मिले केजरीवाल और सिसोदिया, नजीब जंग को दिखाया हाईकोर्ट का आदेश। सदन में अधिसूचना के खिलाफ जारी हो सकता है प्रस्ताव। और दिल्ली में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। ट्रिब्यूनल ने डीईआरसी को सरचार्ज पर दोबारा विचार करने के दिया आदेश। 5 से 20% की हो सकती है बढ़ोतरी। नमस्कार, वीटीवी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी की 1 साल की सरकार की खबर से। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुकलेट जारी की। इस दौरान अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जनता ने गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बनाने का मौका दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश में भारत का सम्मान बढ़ाया है, साथ ही दुनिया को भारत को नया नजरिया देखने का बदल गया है। काले धन के मुद्दे पर शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले दिन काले धन पर एसआईटी का गठन किया और मजबूत कानून बनाया। तो मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुकलेट जारी की है और बताया है कि 1 साल में सरकार बेदाग रही है। सरकार ने किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने उपलब्धियों का भी बखान किया है। एक जमाना था जब हर मंत्री 10 साल तक अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति में परिवर्तन लाया है। आज हर एक मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह नहीं थोपे गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 229 खदानें जो कांग्रेस ने आवंटित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें से सिर्फ 20 खदानों का पारदर्शी नीलामी कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इजाफा किया है। कांग्रेस के नेता निशान लगाते हैं कि काले धन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? कोई एक बात बता दे। यूपीए की सरकार थी तब तक कांग्रेस काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी बनाने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट का पहला फैसला काले धन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ। एक तरफ जहां मोदी सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले पर क्या कहता है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भाजपा एनडीए की सरकार महज पूंजीपतियों की सूट बूट की सरकार ही नहीं है, ये झूठ मूठ की सरकार है। पिछले 1 साल में सांप्रदायिक सौहार्द के परकच्छे उड़ गए हैं। जो आंतरिक सुरक्षा है वो जर्जर हालत में है। अर्थव्यवस्था पाताल की बुलंदियां छू रही है और विदेश नीति का सिर्फ एक ही मतलब रह गया है कि बाहर की राजधानियों में कुछ भारतीयों को इकट्ठा करके आप अपनी छाती पीटो। तो इसलिए चौतरफा नाकामी के लिए अगर कोई भारत रत्न है तो उससे इस सरकार को सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक रहे हैं
और अभी भी वो एक अच्छे प्रचारक हैं। और तमाम कमियों के बावजूद जो एक वर्ष उनका रहा है, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कहा जाए कि संतोषजनक कार्य हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो क्रेडिट लेने में कामयाब हुए हैं। तो आज 26 तारीख है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। जहां 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, लगातार बता रही है कि इस 1 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ, जितना 60 साल में काम नहीं हुआ, जितना पिछले 30 साल में काम नहीं हुआ, उतना काम इस 1 साल में हुआ है। क्या मोदी सरकार 1 साल में वो सब करने में कामयाब रही है जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव में जीतने से पहले? इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, आनंद सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद जी, 1 साल पूरा हो गया है सरकार को, सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। आपके हिसाब से ये 1 साल कैसा रहा मोदी सरकार का? देखिए नकुल जी, बड़ा गूढ़ प्रश्न है ये। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जो है तमाम मीडिया ग्रुप में और अखबारों में लगातार मोदी के 1 साल की चर्चा हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी की तरफ से जो भी वादे किए गए थे उनको वास्तविकता में लाने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता है। बिल्कुल, 1 साल में निश्चित रूप से जो बीजेपी गवर्नमेंट ने या एनडीए गवर्नमेंट ने किया है, बहुत कुछ श्रेय तो निश्चित रूप से यूपीए गवर्नमेंट को भी दिया जाना चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं उनकी हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किसानों की जो समस्याएं आ रही हैं, जो छात्रों की समस्याएं आ रही हैं। आनंद जी यहाँ पर किसानों की समस्या पर मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जो किसान थे, किसानों का मुद्दे को लेकर विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सब ने मोदी सरकार को घेरा। लेकिन जब 25 मई को नरेंद्र मोदी मथुरा में रैली कर रहे थे तो उन्होंने साफ बोला कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की इस सबके मतलब इतने सालों के दौरान। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार को आए हुए तो 1 साल हुआ है अभी। देखिए, आरोप लगाना, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहिए कि पिछली सरकारों में इतनी आत्महत्याएं हुई हैं और इस सरकार में कम हुआ है। ये आंकड़े प्रस्तुत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के आने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशों से हमें इन्वेस्टमेंट मिला है, वो आगे चल के अगले 2-4 सालों में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है वो कार्य के रूप में दिखाई भी पड़ने लगेगा। मोदी को बहुत सारे क्षेत्रों में कहा जाए तो लोगों में एक विश्वास जगाने का काम तो किया ही है, क्योंकि पिछले जो 5 सालों में यूपीए गवर्नमेंट थी और उसके पहले 5 साल पहले भी यूपीए गवर्नमेंट थी। तो जो पहले 5 साल का यूपीए गवर्नमेंट था, जनता को पता था कि कम से कम 5 साल कोई सरकार रहेगी तभी कोई रिजल्ट आ सकते हैं, और उन्होंने अगला 5 साल फिर से दिया। लेकिन उस समय आया 2G घोटाला, कोल घोटाला, बहुत सारी चीजें, और उन सारी चीजों पे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने में एनडीए गवर्नमेंट सफल हुई है और ये विश्वास दिलाने में जनता को वो सफल रहे हैं कि यह जो है गरीबों की सरकार है। लेकिन थोड़ा सा उन्हें संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें बहुत सारी खामियां थी जो कि बाद में दूर की गई हैं। तो निश्चित रूप से जो है अभी मोदी को 1 साल में बहुत कुछ आंक लेना जो है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, थोड़ा समय और देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की बात करें, विदेश नीति को लेकर अगर चर्चा करें तो विदेश नीति उनकी किस तरीके की रही है, किस तरह से उन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया, और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव इस विदेश नीति के तहत देखने को मिल सकते हैं हमारे देश में? देखिए नकुल जी, विदेश नीति के मामले में अगर कोई प्रश्न करता है, जैसे कि अभी कांग्रेस के लीडर्स बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सूट बूट की गवर्नमेंट है और भारतीयों को इकट्ठा करके जो है वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े कम समय में, चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी देशों में जो भ्रमण किया है, चाहे वो 3 दिवस की यात्रा रही हो, उसमें उनकी कोई पर्सनल विजिट नहीं रही है, सरकारी विजिट रही है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ले आए हैं। विदेश नीति के फ्रंट पे सरकार को अगर 10 में से 11 नंबर दिए जाए तो भी कम है। निश्चित रूप से भारत लोगों को लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसके मामले में बाकी मुद्दों पे तो हम एक बार बहस कर भी सकते हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में ये सरकार नंबर 1 चल रही है। बिल्कुल। विदेश नीति में आपने मतलब 10 में से 11 नंबर दिया है मोदी सरकार को। अच्छा आनंद जी, अब हम उन मुद्दों पर आते हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी। सरकार जब सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि आदर्श ग्राम योजना चलाएंगे, हर सांसद अपने इलाके का एक गाँव लेगा और उसे आदर्श गाँव बनाएगा। सफाई मिशन चलाया गया, लेकिन दोनों ही मिशनों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में दिखाई दिया कि हाँ जी इसने आदर्श ग्राम ले लिया और सफाई हो रही है, कोई सेलिब्रिटी भी झाड़ू लेकर घूम रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन देखिए नकुल जी, ये दोनों मुद्दे, आदर्श गांव हो या फिर जो है सफाई अभियान हो,
इसके लिए जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रास्ता दिखाया है और वो रास्ता जब उन्होंने दिखाया तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, लोगों ने गली में मोहल्ले में झाड़ू उठाई है। उसका इफेक्ट निश्चित रूप से अभी एक झटके से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो सपना उन्होंने दिखाया है लोगों को एहसास होने लगा है। कई बार हम अगर सड़क पे चल रहे होते हैं, बस में चल रहे होते हैं और अगर हम कोई चीज़ कूड़ा है अगर हम सड़क पे फेंक रहे होते हैं तो एक बार ये बात तो याद आती ही है। तो देखिए जो चीज़ अच्छी है उसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का ये काम नहीं है देश को साफ रखना, ये हम सब जनता का भी काम है। नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता दिखाया है ये हम सबको भी पता था, लेकिन जागरूक करने का काम किया है। एक लीडर बन के सामने आए हैं जो खुद झाड़ू उठाया उन्होंने। तो हम सब जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगा। राज्य सरकारों को भी जागना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं कि यूपी गवर्नमेंट, अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और वो खुद लगे हुए हैं। तो जहां जिस गवर्नमेंट लोग लगे हुए हैं, यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने हिस्सा लिया लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं झाड़ू नहीं उठाऊंगा। अब वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो सफाई मिशन को पीछे से काम कर रहे हैं? मतलब मोदी सरकार का जो सफाई मिशन है उसे फ्रंट में नहीं लाना चाहते अपनी तरफ से कि हाँ मैंने, बल्कि आपने देखा होगा कई बार उनसे मीडिया ने पूछा भी इस बात को लेकर कि आपको इनवाइट किया है पीएम मोदी ने, तो आप क्यों नहीं झाड़ू लेकर निकलते सड़कों पर? तो इसको लेकर आपकी मुख्यमंत्री झाड़ू नहीं लगाएगा, वो एक सिंबॉलिक होता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठाया, वो एक सिंबॉलिक होता है। हम अपने घरों में भी झाड़ू लगाते हैं, वो सिंबॉलिक होता है। हमें एक जागरूकता मिले जिससे कि हम सोच पाएं कि बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे हम खुद गंदगी फैलाते हैं, तो उससे हम दूर रहें। हमारे घाटों में, हमारी नदियों में जो गंदगी हम स्वयं डालते हैं उसके प्रति जागरूक हो जाएं। हर जगह देखिए नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव खड़े होकर जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ हमें लीड करने का काम किया है, झाड़ू उठाकर दिखाया है कि ये कोई गलत काम नहीं है, हम कर सकते हैं। और अगर हम अपने घर को, अपनी गली को साफ करना शुरू कर देंगे तो देश साफ हो जाएगा। अच्छा, बात करें अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों की आनंद जी, तो रक्षा क्षेत्र में 49% FDI को मंजूरी दी है। क्या लगता है ये रक्षा क्षेत्र में अगर FDI आ रही है तो क्या वो हमारे देश के लिए फायदेमंद है? देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, दूसरे नज़रिए से देखा जाए जी, तो रक्षा क्षेत्र में FDI के साथ में मेक इन इंडिया की भी बात को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक हम पूरी तरह से, अगर हमें कॉटेज भी एक खरीदनी है, गोली भी खरीदनी है सेना के लिए, तो हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमारे जो स्वदेशी फैक्ट्रियां हैं अभी इतनी मजबूत नहीं है कि हमारी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर FDI को, या NDA गवर्नमेंट ने FDI को मंजूरी दी है, तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य ये है कि देश में ही वो साजो सामान बने, उनकी गुणवत्ता हमारे मनमाफिक हो, हम भी औरों की तरह जो है जो इस फील्ड में जो भी अर्निंग है, जो सेना की ज़रूरतों के साथ साथ हम अर्निंग भी कर सकें, देश को रोजगार मिले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में देखना होगा कि पिछले 10 सालों में सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ 10 सालों में नहीं, मात्र देखिए एंटनी एक बहुत ही ईमानदार मंत्री थे, जो है रक्षा मंत्री थे, और कोई भी काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसलिए रुके हुए थे कि कहीं ना कहीं डर था कि इसमें जो है दलाली ना हो जाए, वो फोर्स जैसा कोई केस ना हो जाए। लेकिन उस डर से हमारी सेना का बड़ा नुकसान हुआ। तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को आसान बनाया जाना जरूरी है। अभी राफेल समझौता हुआ, प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ में मिलकर राफेल समझौता किया है। तो कई बार दलालों की भूमिका को अगर हम जागरूक हैं, अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति है तो दूर किया जा सकता है। और रक्षा क्षेत्र में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, अगर रक्षा क्षेत्र में नुकसान हुआ है तो उसके लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पहले लगातार देखा आपने, अभी जो रिपोर्ट आई थी, कैग की रिपोर्ट आई थी कि हमारे पास इतना गोला बारूद ही नहीं है कि हम 20 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ पाए। तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है अगर 4.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी है। अच्छा सर, अब हम उस चीज की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे की। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा था, सरकार ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है उस पूरे मामले को लेकर। देखिए वहाँ कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हैं। अभी इतना आसान नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को जो है वहाँ पर ले जाके बसाया जाना, क्योंकि लगभग 20 साल की आतंक की त्रासदी, हर किसी ने अपने भाइयों को खोया है, बहनों को खोया है, अपने बेटों को खोया है। और वहाँ का माहौल जो छोड़कर, घर छोड़ के भाग आए हैं, वहाँ जाकर फिर से विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। सरकारों को आगे आना होगा, चाहे वो मुफ्ती गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है उसके लिए, उसको भी जो है सोचना पड़ेगा। अभी तक हम पूरी तरह तैयार ही नहीं हैं। और इसके लिए जहां पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जो है थोड़ा कड़े कदम उठाना चाहिए कि जिनका जो नुकसान हुआ है उनको किस तरह से वहां सुरक्षित बसाया जाए। नुकसान और उन्हें विस्थापित करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है आनंद जी, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा आता है कि जब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, लेकिन उसके तुरंत ही बाद क्या होता है, पाकिस्तान की वकालत की जाती है और इसके बाद ये जो अलगाववादी हैं उन्हें वीजा देने की बात की जाती है।
जो लगातार पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, इससे पहले फहराए जाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है लगातार पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है कश्मीर में, तो ये किस तरफ संकेत है? ये देखिए, इसके लिए तो केंद्र सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो बीजेपी को वहां से समर्थन वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाने चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह है। जो भी ऐसा करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अलगाववादी नेता हो, चाहे हुर्रियत के नेता हो, अगर भारत अभी उनका देश है, भारत हमारा देश है, अगर इसके साथ नहीं रह सकते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय कानूनों के साथ उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत से अलग नहीं है। और किसी भी सरकार, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट आए, चाहे एनडीए गवर्नमेंट आए, कश्मीर को कभी भी भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात तो उन्हें समझनी होगी और सरकार को मजबूती से ये तर्क रखना भी चाहिए। नहीं, अगर पाकिस्तान को लेकर हम रणनीति की बात करें मोदी सरकार की, और चाइना को लेकर रणनीति की बात करें, जिस तरीके से पीएम मोदी चुनाव से पहले बोलते थे कि पाकिस्तान की क्या औकात है जो हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोल दे, और चाइना ऐसा हमारी ज़मीनों पर कब्जा कैसे कर लेगा, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद भी लगातार ये सब होता रहा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इधर चाइना हमारे सैनिकों, उनके सैनिक हमारे सैनिकों हमारे एरिया में घुस जाते हैं, 10 किलोमीटर अंदर तक सड़क भी बना लेते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार अभी कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चाइना विजिट हुआ जी, वहां पर नरेंद्र मोदी ये बात रखने में कामयाब रहे। अभी तक तो हम कही नहीं पाते थे कि चाइना को कि वो अपने हदों में रहे। जी, अब देखिए, वो समय नहीं है कि हम सामने की लड़ाई लड़ सकें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। सामने की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। आर्थिक हित एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। चाइना का लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है हमारे इंडिया में। तो अगर हम वही बंद कर दें तो चाइना टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें भी उनसे कुछ चीज़ें चाहिए और उनको हमसे कुछ चीज़ें चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा मार्केट है और चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है, तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए हमसे पंगा वो नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत के साथ में लड़ाई करने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से दबाव की राजनीति होती है और हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे प्रशासन को ये देखकर चलना पड़ेगा कि उसके पीछे की मंशा क्या है। कई बार पाकिस्तान के करीब जाना चाइना का इंडिया पर बिना वजह का दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से देखिए, चाइना को भी साथ के हमें चलना है, अमेरिका को भी साथ के चलना है। और आज के मतलब चाइना और पाकिस्तान हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। युद्ध वाली स्थिति नहीं है, ना हम किसी से लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक दूसरे आर्थिक मोर्चे पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आनंद जी उस मिशन की, राष्ट्रीय आवास मिशन जो है मोदी जी का, 2022 तक सबको घर देने की बात की गई है। तो क्या लगता है कि 2022 तक ये योजना सफल हो पाएगी? क्या सरकार हर एक व्यक्ति को घर मुहैया करा पाएगी? संशय दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जी पूरे हम 1 साल में 4 लाख शौचालय बनाएंगे, जबकि 80,000 का लक्ष्य प्राप्त हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी उस लक्ष्य से हम बहुत पीछे हैं। तो 2022 तक सभी को मकान दे पाना मुझे नहीं लगता है संभव हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी लगना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी लगना पड़ेगा और ईमानदारी से लगना पड़ेगा। अभी वो स्थितियां होती दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि बहुत कम समय और सबको आवास उपलब्ध करा पाना यह अतिशयोक्ति लगती है। जी। अच्छा, इसकी बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत हुई, अच्छे तरीके से अकाउंट खोले गए, लेकिन बाद में एकदम से रुक गई है। अब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर 10 करोड़ अकाउंट भी खुल गए हैं तो हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। तो क्या उस 125 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, पहुंचना जरूरी, अगर सरकार सबको दे रही है, ये बात देखने वाली बात है कि ये 10 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं, ये किसके खुले हैं? ये किसके खुले हैं? इसमें ज्यादातर उन लोगों के अकाउंट खुले जिनके पास में पैसा नहीं था, जिनके पास 500 रुपए थे, जिनके पास 100 रुपए थे। और देखिए, सरकार की ये योजना आप डायरेक्टली हमको फायदा नहीं दिखाई पड़ता है कि अगर आपका अकाउंट खुल गया, आपने 500 रुपए या 100 रुपए देके या जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा ले तो क्या फायदे हैं। लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि अकाउंट से जोड़ी गई, जैसे गैस की सब्सिडी ट्रांसफर होना। इसके अलावा अभी सरकार की तरफ से बीमा योजना आई कि 12 रुपए में बीमा। आपके पास अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास अकाउंट होगा तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं को डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए अभी तक बिचौलिए आपका खा जाते थे। तो अकाउंट खुलना अभी एक पहला कदम है। 10 करोड़ लोगों ने खुलवाया है। 10 करोड़ का मतलब यह है कि वो आसपास के लोग और भी जानेंगे तो और भी चीज़ें। ये एक अच्छी योजना है, निश्चित रूप से जो है आगे चलकर इसके बड़े फायदे होंगे। और ये 10 करोड़ 125 करोड़ हमारी पूरी जनसंख्या है, लेकिन 10 करोड़ अकाउंट उन गरीब लोगों ने खुलवाए हैं जनधन योजना के अंतर्गत, जिनके पास अभी तक अकाउंट नहीं था। हो सकता है इसमें 2 से 3 करोड़ ऐसे हो जिनके पास पहले से अकाउंट थे फिर भी खुलवाए हैं, लेकिन ये अपने आसपास को प्रभावित करेंगे और सरकार के लिए और
लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि सब्सिडी सारी की बिल्कुल। सारी बिल्कुल अकाउंट में आनंद जी, ट्रांसफर अगर होगी, देखा जाए तो ट्रांसफर हाँ, होंगी। मोदी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता के हितों में है। जिस तरीके की बात की थी कि हाँ, आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए, गरीब तक फायदा पहुंचना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत मोदी सरकार चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब सरकार जब बनी 2-3 महीने हुए, लगातार थोड़े बहुत काम हो रहे थे। काले धन को लेकर पहले विपक्ष ने घेरा, कामयाब नहीं हो पाया। एसआईटी का गठन हो चुका था और उस पर जांच चल रही है, काला धन वापस लाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद अब भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर, भूमि अधिग्रहण कानून पर आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। देखिए नकुल जी, भूमि अधिग्रहण कानून अभी तक कोई ऐसा कानून हमारे पास में नहीं था जी, जहां पर जो है क्या कहते हैं इतनी पारदर्शिता हो जी। थोड़ा जल्दबाजी में सरकार इस कानून को ले आई, कुछ कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे वो कमियां दूर हुई हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि भट्टा पारसौल में किसानों ने मांग की कि हमारी ज़मीनें वापस की जाएं, हमें जो मुआवजा मिला हम सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन एक भी किसान ज़मीन वापस लेने नहीं गया। यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी इस अधिग्रहण अध्यादेश में शामिल किया। 4 गुना कीमत देने की बात है, नौकरी देने की बात है। लोगों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि जी सारी की सारी जमीन कब्जा हो जाए, किसान कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है, सरकार अपनी जरूरत भर को खाली डेवलपमेंट के लिए जमीन लेगी, बाकी सरकार लेके जमीन को करेगी क्या। बिल्कुल। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। इसमें मतलब जो कुछ विपक्ष खामियां के पास थी, कोई कोर्ट मुद्दा जाने के नहीं है रास्ते और खुले कोई ना हुए कोई थे। मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे पर वो केंद्र सरकार को घेर सके। सर जी, जी, एक जी। और सवाल आपसे कि मंत्रालय और सरकारी जो ऑफिस हुआ करते थे उसमें जो लोगों का टाइम से नहीं आना वो शुरू हुआ है, क्या लगता है आपको उसमें कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि पहले टाइम से नहीं पहुंचते तो आप टाइम से पहुंचे, सुनने में आया। देखिए टाइम से आना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम होना इम्पोर्टेंट है। कई बार हम टाइम से पहुंचते हैं और काम नहीं होता है, लेकिन फिलहाल मोदी पर्सनली जो है इन चीज़ों के लिए बड़े जागरूक हैं, अपने मंत्रियों को टाइट करके रखा हुआ है, 18-18 घंटे काम करवा रहे हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2 से 3 साल में लोगों को लगेगा कि सरकार चल रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार क्या है ये लोग भूल गए थे। बिल्कुल। आज चलिए आनंद जी, अभी वक्त की कमी है, लेकिन हाँ बड़ी ही अच्छी बात है कि हाँ 1 साल में सरकार जहां तक पहुंची है और आगे बहुत अच्छे से काम करेगी। अगले 4 साल में देश की जनता के हितों के लिए काम करेगी। और जो रफ्तार अभी रही है, जिस तरीके से आपसे मेरी बात हुई, इस रफ्तार से अगर चलते रहे तो अगले 5 सालों में देश की सूरत बदल जाएगी। आनंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी सरकार के 1 साल पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मोदी सरकार का 1 साल कामयाब रहा और काफ़ी अच्छी उपलब्धियां रही और इस मौके पर सरकार ने बुकलेट भी जारी कर दी है। लेकिन अगले 4 साल सरकार के लिए चुनौतियों वाले सरकार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोला है 2022 तक वो सबको घर मुहैया कराना चाहते हैं। उन्होंने पहले बोला भी था कि वो 10 साल की सरकार चलाएंगे, लेकिन 10 साल की सरकार तब चल पाएगी जब ये जो अगला जो 5 साल खत्म हो जाएंगे, उस टाइम तक वो सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।